अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रात खोड़ो और मेरे साथ हैं मुबश्शिर ज़ैदी और ज़ाहिर वसअतुल्लाह खान। व्हाट्सएप तकरीबन हर एक बंदा ये इस्तेमाल करता है। मुझे पता है वसअत कि आप इस्तेमाल नहीं करते, आपके पास नोकिया 3310 है जिसका आपने 2700 रुपये में ख़रीदा था। वी नो दिस, इस पर मज़ीद बात नहीं होगी। जो सब लोग जो वसअतुल्लाह खान नहीं हैं और जो नॉर्मल किस्म का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एप्पल हो या एंड्रॉयड हो या जो भी आजकल मेरा क्या ऐप नॉर्मल है? नहीं, आपका तो सुपर नॉर्मल है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सुपर साइंस। व्हाट्सएप तकरीबन दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। 1.5 बिलियन यूजर्स हैं 180 ममालिक में जो व्हाट्सएप तकरीबन हर रोज इस्तेमाल करते हैं और हर महीने 25 मिलियन नए यूजर्स व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं। सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के यूज़र इंडिया में हैं, लेकिन पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली। और अगर आप सिर्फ इस चीज़ से गेज करें कि हर जुमे कोई मेरा ख्याल है कि 50 जुमा मुबारक के वीडियोस और मैसेजेस तो आपको आते ही आते हैं, तो उससे कभी कभी लगता है कि शायद पूरा पाकिस्तान ही व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट्सएप पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बहुत आसान है, बिल्कुल मुफ्त है और सिक्योर है। आपकी जो चैट्स हैं और आपकी जो कॉल्स हैं व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप वो इनक्रिप्टेड होती हैं, तो इनको हैक करना, इनको मॉनिटर करना कदरन मुश्किल है या कदरन मुश्किल था, क्योंकि अब हमें पता लगा है और ये व्हाट्सएप ने ही ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है कि व्हाट्सएप में भी एक कमज़ोरी डिटेक्ट की गई और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर एक इजरायली कंपनी है NSOS टेक्नोलॉजी के नाम से, उसने उस व्हाट्सएप वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया है। मतलब कि व्हाट्सएप को एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल किया है और आपके फ़ोन्स में दाखिल हो सकते हैं। एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं आप इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू, और ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक, दुनिया का सबसे जदीद तरीन स्पाईवेयर है। इसका नाम है पेगासस। एक दफ़ा आपके फ़ोन पर ये इंस्टॉल हो गया तो वो क्या क्या कर सकता है? आपकी तमाम कॉल्स मॉनिटर कर सकता है, आपके सारी टेक्स्ट पढ़ सकता है, आपकी लोकेशन डेटा, आपकी ब्राउजिंग डेटा, वो सब उनके हाथ में आ जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो आपके, और आपको इस बात का पता ही नहीं लगेगा, आपके फ़ोन के कैमरे को एक्टिवेट कर सकते हैं और आपके फ़ोन के माइक्रोफोन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब कि आप खुद उनके लिए जासूस बन जाएंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे अगर मेरे फ़ोन में पेगासस इंस्टॉल हो गया है तो इस वक्त हालांकि मेरा फ़ोन म्यूट पर है या मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे है, मेरा माइक्रोफोन ऑन हो सकता है और मेरे इर्द गिर्द जितने भी बातें हो रही हैं वो इस टेक्नोलॉजी को, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं स्पाईवेयर को, वो उन तक पहुंच रही है। अच्छा, अब ये कोई नई बात नहीं है। स्पाईवेयर और मैलवेयर बनाने वाले जो हैकर्स होते हैं वो हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि इस तरह के ऐप्स को पेनिट्रेट कर रहे हों, लेकिन अक्सर स्पाईवेयर इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि आपको एक लिंक आएगा, ठीक है, किसी ने आपको लिंक भेज दिया, आपने गलती से उस लिंक को क्लिक कर दिया तो ये स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है। जैसे मुबश्शिर, अगर आप गलती से किसी मशकूक वेबसाइट पर हैं और वहाँ पर कोई लिंक है, आपने इंस्टॉल कर दिया, आपने क्लिक कर दिया, तो वो आपको वहाँ नहीं ले जाएगा कि आपके कंप्यूटर पे या आपके फ़ोन पर इंस्टॉलेशन कर लेगा सॉफ्टवेयर। जो सहाफ़ियों की भी बातचीत का वो होता है तरीका, ये समझते हैं कि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा वो है, तो उसमें भी तोड़ यही है कि आपको एक अननोन मैसेज आ जाता है किसी भी, उससे आपने उसको क्लिक किया और तो उसके बाद से दे गेट इनटू योर फ़ोन और जो भी आप बात कर रहे हैं तो वो जो आपकी एज टू एज वो सेफ कन्वर्सेशन होती है, नहीं, अगर आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर आपकी चैट जितनी भी सेफ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो व्हाट्सएप है ये ज़रा हटके है, इसमें आपको किसी चीज़ को क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पता है ये वाला जो सॉफ्टवेयर कैसे आपके फ़ोन पे इंस्टॉल होगा? सिंपली आपके व्हाट्सएप पर एक कॉल आएगी, आप इस कॉल को रिसीव भी ना करें, थ्रू द कॉल डेटा ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पर इंस्टॉल हो जाएगा। आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और फिर ये इतना ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है कि जो कॉल की लॉग है, कॉल की जो डेटा हिस्ट्री आती है वो भी डिलीट कर देगा। मतलब इंस्टॉल भी कर दिया, आपको पता भी नहीं लगा, और उसकी रिकॉर्ड भी डिलीट हो गई। मुझे तो मैट्रिक्स याद आ रहा है वो सर। अब मतलब कभी कभी लगता है कि क्या अपनी मैट्रिक्स में रह रहे हैं। हाँ, मतलब बहरहाल
ये NSO टेक्नोलॉजीज और पेगासस के बारे में बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आप अपने आप को महफूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये आप प्लीज़ ध्यान में रख लें कि अगर आपके फ़ोन पर ये चीज़ इंस्टॉल हो गई है तो अब आप जितनी दफ़ा व्हाट्सएप को री इंस्टॉल करें या अनइंस्टॉल करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ ऐसे है कि डाकू आपके घर में घुस गए हैं, अब दरवाज़ा बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पता कैसे चलेगा मुझे कि हो गया? आपको नहीं पता चलेगा। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। ये पेगासस की खासियत है और मैं भी इस पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब जाहिर है कि ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स को टारगेट नहीं करेगा, लेकिन जो भी आपके जो मेजर डिसीजन मेकर्स हैं, आला सियासी क़यादत, आला फौजी क़यादत, ब्यूरोक्रेट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी, उनको इससे मुताबिक रहना होगा। तो सबसे पहले अगर आप अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए, मुताबिक हो गए कर क्या लेंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्या कर सकते हैं। आई मीन देखें, करने के लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले तो ये आप इंश्योर करें कि आपके जो व्हाट्सएप की जो वर्जन है आपके फ़ोन पर वो अपडेटेड है। ये आप कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो आप वेबसाइट की व्हाट्सएप की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर देखें कि लेटेस्ट वर्जन क्या है। फिर आप चेक करें कि क्या आपके पास भी वही लेटेस्ट वर्जन है, नहीं है तो उसको आप अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करें या फिर अपडेट करें। यही एक तरीका है उसका। iOS सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, उसका तरीका का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो आप अपने प्ले स्टोर से भी चेक कर सकते हैं। अब जहाँ तक पेगासस की बात है, अच्छा, ये जो हैक है, ये इसके बारे में कैसे पता लगा? हमें ये नहीं पता कि कब से इसका फायदा उठाया जा रहा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आपने कहा कि नया अपडेट जो है वो इंस्टॉल कर लें, हाँ, तो पेगासस वालों को ये नहीं मालूम? उसको फिर तोड़ना होगा ना, क्रैक करना होगा। अभी तक ये मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से आ रही है विच इज ओन्ड बाय फेसबुक, उन्होंने कहा है कि जी हमने अब इस लूप होल को प्लग कर दिया है इस अपडेट में। अब उस पेगासस की भी जब अपडेट आएगी तो फिर ऑब्वियसली ये एक ऑनगोइंग बैटल है। आप देखते हैं वॉर ऑन टेररिज्म है ना, अगर वो यहाँ से ये अपने रास्ता बंद कर दिया, वो ये रास्ता लेंगे। अगर आपने एक इस यूनिफॉर्म पर बैन लगा दिया, वो किसी और यूनिफॉर्म पर आएंगे, तो ये तो चलता रहेगा। इसी माह इनफैक्ट 12 मई को इसके बारे में पता लगा था व्हाट्सएप को, जब एक यूके में एक वकील है, उनको शक पड़ा कि यार मेरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। कभी कभी उनकी गैलरी में ऐसे स्क्रीनशॉट्स होते थे जो उन्होंने लिए ही नहीं थे, तो उनको शक पड़ा। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी नहीं बताएं क्योंकि फिर वो पेगासस वालों को भी पता लग जाएगा। और उसने ये बताया व्हाट्सएप को और एक और ग्रुप है सिटीजन्स लैब को। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस बंदे को क्यों टारगेट किया गया था, क्योंकि ये कुछ मैक्सिकन सहाफ़ी, एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक सऊदी डिसिडेंट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उमर अब्दुल अजीज़, इन सब ने NSO टेक्नोलॉजीज़ के खिलाफ एक मुकदमा किया था। उमर अब्दुल अजीज़ ने ये मुकदमा क्यों किया था? क्योंकि एक बंदा था जिसका नाम शायद आपने सुना हो, जमाल खशोगी। उसके उमर अब्दुल अजीज़ जो उसके दोस्त थे, उसके मुताबिक यही वो सॉफ्टवेयर था जिसके ज़रिए जमाल खशोगी की आमदोरफ्त को ट्रैक किया गया था, उसकी सारी कम्युनिकेशंस ट्रैक की गई थी। और ये उनका दावा है कि इजरायली फर्म NSO टेक्नोलॉजीज़ ने ये सॉफ्टवेयर सऊदी अरब की हुकूमत को बेच दिया था और UAE की हुकूमत को भी बेचा हुआ है। इसके बारे में पहले आपको पता लगा था, हमें पता लगा था 2016 में, जब एक अहमद मंसूर नाम के शख्स, उसको एक अटैचमेंट आई थी। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है ये पुराना वर्जन था पेगासस का, अब अटैचमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। वो ले गए सिटीजन्स लैब के पास, और सिटीजन्स लैब जिनका काम है स्पाईवेयर और मैलवेयर, मतलब आप समझे कि वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, हाँ, इंटरनेट की, उन्होंने कहा कि यार ऐसी चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, इतनी ये सोफिस्टिकेटेड है। अच्छा, इसकी सेल बैंड है एक तरह से, आप सिर्फ इसको सेल कर सकते हैं अगर आपको इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूवल दे, यानी कि जैसे इजरायली हथियार बेचता है, ये भी हथियार की कैटेगरी में आती है। प्लाजा में मिल रही क्या ये पेगासस? सर वो मतलब मैं क्या कहूँ। बहरहाल 3 और मुकदमे हुए हैं NSO के खिलाफ, एक कतरी सिटीजन ने किया है, और अब ये जो लेटेस्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, और इनके मुताबिक कोई दुनिया के 50 ममालिक में ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, मोस्टली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के खिलाफ। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ पेगासस। तो क्या ये इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद डेवलप किया है या वहाँ ग्रुप ऑफ? NSO टेक्नोलॉजीज नाम है कंपनी की, ये प्राइवेट कंपनी है,
लेकिन इट वर्क्स विद द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर इजराइल एक मिसाइल मतलब अगर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी भी है तो वो इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कहने के बगैर आप वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये भी दोस्त ममालिक को भी ज़ाहिर है बेचा जाता है। सर दोस्त ममालिक को ही बेचा जा रहा है और दोस्त ममालिक क्या है वो भी आपके सामने है। बहरहाल ये तो हैं चलें टॉप लेवल के स्कैम्स और टॉप लेवल के डेंजर। हम वो ये व्हाट्सएप की बात कर रहे थे तो पिछले दिनों बहुत लोगों ने ये चीज़ एक शेयर की है मेरे साथ और ऐसे लोगों ने शेयर किए हु शुड नो बेटर ना। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक स्क्रीनशॉट है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ट्विटर पे भी बहुत लोगों ने टैग किया कि सर ये सच है, जिसमें लिखा हुआ है कि जी हुकूमत से आपको फंड्स मिल रहे हैं, अगर 1990 और 2019 के बीच में आपने कहीं भी नौकरी की है तो आपको 2,80,000 रुपए मिल सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से आप ये देखें। हाँ मतलब IMF को कोई ना बताना यार कि मतलब यहाँ पर नोटों की बरसात हो रही है लोगों पे। और आप ये भी इनका एहसास प्रोग्राम ये भी आप स्किल देखें कि ऊपर एक्चुअल वेबसाइट दी हुई है pakistan.gov.pk, नीचे एक स्पैम और फिशिंग की वेबसाइट है। तो जो लोग मतलब इन चीजों पर फूल हो जाते हैं तो फिर मतलब पेगासस तो बहुत अच्छा। अब आपने डरा तो दिया लाखों लोगों को, अब कंक्लूजन कोई अच्छी बात है इस सेगमेंट में? आखिर में कोई हौसला देंगे आप लोगों को? नहीं आई एम सॉरी, नहीं है मेरे पास सर। पूरे डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। फेसबुक के डेटा, याहू मेल के मैं यही कह सकता हूं कि आप भी वसुतुल्लाह खान के नक्शे कदम पे चलने ये है येलो जर्नलिज्म। अब आपने देखा ये यार मतलब ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं लोगों को। आपको तुम खौफ में मुब्तला कर रहे हो, कुछ हल नहीं बता रहे हैं। ATC का केस तो नहीं हो जाएगा? हालांकि मैंने जो हल बताया उसे तुम सीरियसली मैंने अभी कहा है कि आप वसुतुल्लाह खान के नक्शे कदम पे चले। आप मतलब और क्या ब्रेक ले लें? कल से ये भेज दो, वो वाला ले लो। वेलकम बैक। मुझे जिस खबर का कई दिनों से इंतज़ार था बिल आखिर आज वो मेरी नज़रों के सामने आ गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो साबिक़ सरबराह हैं पीर अफजल कादरी और कायद आला कहेंगे ना, खादिम हुसैन रिजवी, वट एवर सरबराह खादिम रिजवी साहब, उनको लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 2 महीने की ज़मानत पे रिहा कर दिया है 5 लाख रुपए के मचलकों पे। ये जो ज़मानत दी है जस्टिस कासिम अली ख़ान और जस्टिस असजिद जावेद घराल की जो अदालत है उसने दी है। पीर अफजल कादरी जो हैं उन पे गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए थे। 1 मई को ख़राबी सेहत की बुनियाद पे पहले उन्होंने तहरीक लब्बैक की जो लीडरशिप है उससे इस्तीफ़े का ऐलान किया और उसके बाद एक माफ़ी नामा भी उन्होंने पढ़ के सुनाया जो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ख़ासा वायरल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले अक्टूबर में आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी किया तो उसके 3 दिन बाद पूरे मुल्क में एक तोड़ फोड़ और हंगामा आराई शुरू हो गई और तहरीक लब्बैक जो है इस इनिशिएटिव में पेश थी। लिहाजा 3 दिन की जो मार कुटाई जो है, गिराव जलाओ और सड़कों को ब्लॉक करने के नतीजे में फिर ज़ाहिर रियासत हरकत में आई। 1800 के लगभग गिरफ़्तारियाँ हुई। जो ये क़यादत थी उसे भी गिरफ़्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमात बनाए गए और उससे पहले भी ये मुकदमात जो हैं, इसके अलावा भी जो मुकदमात थे, नवंबर 2017 अगर आपको याद हो फैज़ाबाद का धरना, वहाँ भी TLP की क़यादत के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए थे। तो अब देखना ये है कि 15 जुलाई तक ये ज़मानत है, ये एक्सटेंड होती है या नहीं होती। 2 महीने के लिए तो ये बाहर हैं। इस दौरान जो रद्द अमल आया है, हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, एक्चुअली मैंने नहीं देखी। शरियार पोपलजाई जो है इनफैक्ट डॉन की डिजिटल स्ट्रैटेजी अब हेड कर रहे हैं और उनको बड़ा शौक है कि ये जो ट्विटर पे जो ट्रेंड्स चलती हैं और ख़ास तौर पे जो सियासी ट्रेंड्स चलती हैं उन पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। तो आज उन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब मज़ेदार चीज़ देखी है, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है कि एक लाइन में जितने भी प्रो TLP अकाउंट्स हैं
वहां पर एक ही मैसेज आ रहा है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और वो मैसेज क्या है कि जी देखिए, खादिम रिजवी के खिलाफ तो वैसे भी कोई केस नहीं था, अगर केस था तो ये अफजल कादरी के खिलाफ था, और ये जो पूरा जो सिलसिला है इनको बंद करने का और अब इनको रिहा करने का, ये सिर्फ इसलिए था ताकि आसिया बीबी, ज़ाहिर है कि बीबी का लफ्ज़ उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, मुल्क से निकल जाए, तो अब ड्रामा ख़त्म हो गया। तो इससे मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। एक तो इनका पुराना मौक़िफ़ है, आसिया का वोट पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि वो तोपों का रुख अब अफजल कादरी की तरफ, बाबा जी की तरफ, जिन्होंने वैसे ही कह दिया है कि जी अब मैं तो जी बीमार हूँ, मैं तो साइड पकड़ रहा हूँ जी। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये ड्रामा अब ख़त्म हो गया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का ये जो है सबसे शॉर्ट, सुनने सबसे शॉर्ट पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था जो वाइंड अप हुआ। एक मिनट, आपने तुम कुछ बहुत जल्दी नहीं कर रहे अपने तबसरे में। मेरा ख्याल है सर, मेरा पता है एक महीना वेट भी कर लो सर, पार्ट 2 नहीं ड्रामे का सर, कभी-कभी ड्रामे सीरियल होते हैं। नहीं, आपको ये इस तरह के बहुत से सर, अगर अच्छे राइटर ने लिखा है ना तो अचानक से एक ड्रामाई मोड़ आएगा, इसलिए आप ये तज्जिया जो है ना खुशउम्मीदी वाला, अगर राइटर अच्छे होते नहीं तो राइटर का बड़ा मसला सुन लेना। आपने किया, देखें 2017 से इनका राइज शुरू हुआ, ठीक है, अब 2019 में कहाँ ये खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने मकसद हासिल करना था टीएलपी ने वो किया। उस वक्त एक वेव चल रही थी और इन्होंने उसके अंदर जो अब इनका आपके ख्याल में कोई मसरफ नहीं है? नहीं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मुमताज कादरी का जनाजा कब था? वो मुमताज कादरी का जनाजा, अच्छा, 2016 में या 17 में, जो भी था। एक्चुअल स्टार्ट वहां से है, एक्चुअल स्टार्ट उससे पहले भी है। आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी डिसअपीयर होने वाली चीज है, ये चीज वापस। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप चूंकि कह रहे हैं कि इनका मसरफ खत्म हो गया, मुझे ये बताइए, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग आपने अच्छी खासी की है, ये जो इन पे फर्द जुर्म आयद हुई 2017 में भी और पिछले साल नवंबर में भी, गद्दारी और दहशतगर्दी है, क्या इस पे जमानत की शराइत क्या होती है? जमानत नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा। तो लेकिन ये है कि हाई कोर्ट में जा कर के हो जाती है, वो चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता, अब तो फिलहाल तो जमानत ड्रॉप नहीं हुआ। अच्छा, जिन्हें तो कंडीशनल दी है कि 2 महीने आप अच्छे बच्चे बन के दिखाएं, तो 2 महीने अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। अच्छा, नहीं, मेरा एक और सवाल है, अगर रहेंगे तो कोर्ट विल, समवन विल कीप एन आई ऑन देम। द मोमेंट ये दोबारा वो आएंगे तो वो जमानत ऑटोमेटिकली खत्म। मुझे ये बताओ, गद्दारी पे नहीं यार, ये आर यू श्योर कि ये केस गद्दारी का केस था? वो पीर अफजल कादरी पे गद्दारी का के वो लगा है, दफा लगी है, ये सेडिशन या ट्रीजन। यस, इसमें जमानत कैसे होती है? जमानत ऐसे होती है जैसे हो गई। हाँ, तो ठीक है, फिर आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट 2 साला प्रोजेक्ट जो था वो अब ये उस पे कर्टन्स हैं और पर्दा गिर गया है। लाहौर हाई कोर्ट का क्या किरदार? नहीं, लाहौर हाई कोर्ट देखो, जमात दावा को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया ना, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको भी वो ख़त्म कर दिया। मगर जब रियासत ने कहा कि नहीं, हमने यूएन के उसको अप्लाई करना है, तो रियासत ने अपनी तरीके से उसको वो किया, कंट्रोल किया। नहीं, लाहौर देखो, उसमें रियासत की कमज़ोरी आती है हमेशा। अगर आपको किसी भी ऐसे जो कि स्टेट के अगेंस्ट जाती है, कोई ऐसी जमात या फ़र्द, तो वो अगर रियासत उस बारे में ढीली पड़ती है तो फिर जो है अदालत जो है उसको जमानत देती है। ये लिख लिया सर, लिख लिया सर कि ये कह रहे हैं उनका किरदार खत्म हो गया, जल्द ही ये टोटा हम दोबारा अपने किसी प्रोग्राम में चलेंगे। लॉक कर दिया और अगर खत्म हो गया तो ये टोटा तो बार बार चलेगा। हाँ। एक ब्रेक ले लें। नहीं, ये वो नहीं है, और ये हम नहीं कह रहे, ये तो हुकूमत कह रही है नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम के बारे में कि ये बिल्कुल उस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुख्तलिफ है जो गुज़िश्ता साल नून लीग की हुकूमत लेकर के आई थी। उस में जो कुछ हुआ 98 अरब आ गए थे। अब इसमें क्या आएंगे? इसमें हुकूमत कह रही है कि जनाब
4% आप जो है अपने ऐसे बेनामी जो अकाउंट्स हों या जायदादें हों वो ज़ाहिर कीजिए, तो 4% उसका दे दीजिए और हम उसको हलाल कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप वो रकम बाहर भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए 2% मज़ीद दे दीजिए, 6% जो है हम उस पर भी कर लेंगे। फिर उन्होंने ये भी दावा किया है कि जनाब 28 ममालिक में कोई 1.5 लाख से ज़ायद अकाउंट्स ऐसे ट्रेस हुए हैं, जो अब वो ये नहीं पता कि ये इसमें से कितने पिछली एमनेस्टी में ज़ाहिर हो चुके हैं, ये तो बाद में पता लगेगा। ये स्कीम जो है इसकी आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है, ये 30 जून तक इसकी मोहलत रहेगी कि आप उस दौरान जो है अपने एसेट्स ऐसे जो आपके ख्याल में आपने काले धन से बनाए हैं या आपने छुपाए हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, उसको आप ज़ाहिर कर दीजिए। 4% तो ज़ाहिर है जो बाकी टैक्स देते हैं हम जैसे 20-30% अपनी उस पर, तो वो हमें भी चाहिए बजाय टैक्स देने के हम इंतज़ार करेंगे सालाना जो है वो आ जाए एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम, तो हम 4% दे दें। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि ये फ़र्क इसलिए है कि इसमें सिर्फ ये है कि जो जाहिर करेगा वो बाद में टैक्स फाइलर भी बनेगा। अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। जब जाहिर कर देगा तो उनके वैसे ही असासे जो है अथॉरिटीज़ के सामने आ जाएंगे। नहीं, आई थिंक आई मीन अगेन मेरा ख्याल है कि इसका ये मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आपने एमनेस्टी अवेल कर ली और फिर आप दोबारा इवेजन या अवॉइडेंस की तरफ जाएं, फिर आप उसके बाद टैक्स नेट में आपको आना होगा। अब इसकी क्या मैकेनिज्म है वो तो पिछले उसमें भी आ गया ना। पिछले वज़ीर ममलिकत हमाद अजहर हैं, उन्होंने उनसे पूछा गया कि जी इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा जी इस एमनेस्टी स्कीम और पिछली जो है उसमें ये फ़र्क है कि पिछली स्कीमों में जो काला धन सफ़ेद करने वाले हैं उनको टैक्स के नेट में शामिल नहीं किया गया, मगर मौजूदा स्कीम में काला धन सफ़ेद करने वालों पे ये लाजिम होगा कि वो टैक्स गोशवारे भी जमा कराएं। ये बुनियादी उन्होंने फ़र्क बताया है। अच्छा, ये जो आपने 4% टैक्स का दिया है कि काला धन सफ़ेद हो सकता है, तो जो असहाब बैरून मुल्क अपने असेट्स रखने चाहें वो 6% तो वो 6% दे दें उसकी बजाय। इसके अलावा जो बेनामी जायदाद है उसके लिए उन्होंने ये शक्ल निकाली है कि जो FBR की प्राइस लिस्ट है वो ज़ाहिर है कि उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से कम है, तो फ़र्ज़ करें कि एक FBR के लिस्ट के हिसाब से एक जायदाद की कीमत है 10 लाख रुपए, तो उसकी असेसमेंट होगी 15 लाख फ़र्ज़ करके। 15 लाख पे 1.5% टैक्स दे के आप वो बेनामी जायदाद जो है वो क्लीन करवा सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं। बेसिक वजह ये है, अच्छा ये कि भाई आपको कहीं से भी पैसे पकड़ने। अच्छा, इसमें एक और मसला है कि अगर आप बार बार रिपीटेड टैक्स एमनेस्टीज करोगे तो आपको टैक्स देने का कोई इंसेंटिव नहीं बचता। अगर आपको पता है कि यार 3 सालों के बाद वैसे ही मेरे सारे दाग धुल जाने हैं, तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता है टैक्स करप्शन करें और फिर एमनेस्टी आए, करप्शन या मतलब एविजन। अगर मैं 61 साल का सिर्फ 1 मिनट में बता दूं कि इससे कितना फ़ायदा हुआ या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1958 से अयूब गवर्नमेंट ने पहली टैक्स एमनेस्टी जो है वो अनाउंस की थी, उसके बाद से आज तक 11 टैक्स एमनेस्टीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा आपके जो भाई हैं मुस्लिम लीग नून वाले, उन्होंने 11 में से 5 टैक्स एमनेस्टीज़ सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने, पहली इन्होंने 97 में अनाउंस की एक, उसके बाद 2014 से 2018 के दरमियान 4 मुख्तलिफ अंदाज की स्कीमें जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। जो सबसे ज़्यादा कामयाब स्कीमें कही जाती हैं वो 2 हैं। एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जून 2000 में अनाउंस की गई थी, उसमें 115 अरब रुपए के लगभग रिकवरी दिखाई गई, जबकि अप्रैल पिछले साल 2018 की जो स्कीम थी शाहिद खाकान अब्बासी के दौर की, उसमें आप बता चुके हैं कि 98 अरब रुपए हासिल हुए। अगर मैं टोटल करूं 61 साल में 11 को छोड़ के 10 स्कीमें एमनेस्टी स्कीमों में से कितना हासिल हुआ, वो 250 से पौने 300 अरब के दरमियान बनता है, जो कि पीनट्स है। अगर 61 साल के अंदर देखा जाए, बिल्कुल सही बात है, पीनट से। अच्छा, अब मसला ये है कि ये कोई ऐसा गुनाह भी नहीं है, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो टैक्स एमनेस्टी अनाउंस करते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक भी हैं, मसल बेल्जियम है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, रूस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर थर्ड वर्ल्ड में मलेशिया, जनूबी अफ्रीका है,
इंडोनेशिया अब तक इंडोनेशिया 4 में, हाँ। टैक्स स्कीमें अनाउंस कर चुका है, 64 से लेकर 2017 तक इंडिया कर चुका है। लेकिन वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो बेसिकली टैक्स एमनेस्टी से हासिल होने वाले पैसे की मोहताज नहीं है, उनकी मईशतें ऑलरेडी मजबूत है। That's correct. लिहाजा अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसको उसी तरह सजा भी मिलती है, तो लोग डर के मारे वहाँ टैक्स एमनेस्टी बार बार नहीं आती, कभी कहीं एक आई है, कभी 2 आई है, और बड़ी मौसर रही हैं, इसलिए कि लोगों को पता है कि हुकूमत का दारोमदार सिर्फ उनके पैसे पर नहीं है, लिहाजा वो खाल भी उतार सकते हैं। ये चीज पाकिस्तान में हर हुकूमत की आमदनी का एक जरिया जो है वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी बन गई है। इसलिए मैं अगर सरमायादार या वो जो हूँ, ब्लैक मनी मेरे पास है, तो मैं कहता हूँ अच्छा, हर हुकूमत कहती है ये आखिरी मौका है, इसके बाद जो है ना तुम्हारी खाल खींच लेंगे। अच्छा, लोग हंसना शुरू कर देते, इसलिए कि इस तरह के 11 आखिरी मौके आ चुके हैं, अब 12वां भी आ जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, वही है ना, ये ऐसा ही है कि पैमरा जो है ऑलरेडी इतने चैनल्स हुए हुए हैं, फिर वो जो है चैनल्स वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि पैसा आ रहा है ना, वो चैनल्स दबा दब। अब 238 मिलियन का अगर एक लाइसेंस बिक रहा है, जाहिर है तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेट करने का काम पैमरा ने कभी आज तक नहीं किया। देखिए, ये एक्चुअली इसको एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं। मौजूदा जो हमारा सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि सर पूरे साल आप भर के गुनाह करो, कोई मसला नहीं, हज पे चले जाएंगे, 0 मीटर होके वापस आ जाएंगे। जो आपको चाहिए कि यार देखें, अभी आप हज पे जाएंगे, हज से वापस आके ना फिर आप मोमिन बन जाओ, फिर आप नमाजें पढ़ो। एमनेस्टी का मकसद यही होता है ये कि यार देखो, ऐसा नहीं है कि यार नहीं यार कोई मसला नहीं है यार, मैं 10 साल टैक्स नहीं दिए, 2 साल के बाद एमनेस्टी आ जाएगी, मैं उसमें छुट जाऊंगा, ये नहीं है। अगर एमनेस्टी के बाद आप वाकई टैक्स नेट के हद में आ रहे हो, फिर ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कहा यही फर्क है, लेकिन ये देखना कि इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकेंगे। मतलब मुझे हसरत ही रही कि 61 साल में जिसने ऐसी स्कीमों से फायदा नहीं उठाया उसके साथ क्या सलूक हुआ, मैं आज तक देखना चाहता हूँ। अभी अच्छा, मजे की बात है कि गवर्नमेंट भी ये सवाल पूछा गया कि कितने आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये तो इसलिए निकाल ही नहीं रहे कि हमें इससे पैसे मिलेंगे ना, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेड हो जाए एक चीज, वो हो जाए, तो वो करके उन्हें भी पता है। वो बात करते हैं ना कैरेट एंड स्टिक, हाँ, तो कैरेट भी उस वक्त काम करता है जब आपको पता है कि पीछे एक स्टिक है। बिल्कुल, सिर्फ कैरेट एंड कैरेट से तो कख नहीं होता अभी है। तो बेसिकली हर हुकूमत कहती है खुदा दा वास्ते, प्लीज यार, अगर मुझे खुशी ये है कि ये हुकूमत भी अब जमीन पे आ गई है और ग्राउंड रियलिटीज को चखना शुरू कर दिया है। ऐसा वैसा, और हर एक ग्राउंड रियलिटी के लिए एक 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी ट्वीट भी मौजूद है। बहरहाल अभी तो यार 6-6 महीने पुरानी ट्वीटें चल रही, मतलब 20 साल पुरानी, मतलब पिछली एमनेस्टी के बाद तो खान साहब ने जो कहा था कि चोरों नहीं यार, अच्छा बस इस मौके पे ताने मत नहीं, ब्रेक ही ले सकते हैं, फिर हम ब्रेक ले लें। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। पाकिस्तान का झंडा एक स्टेप और ऊपर चला गया, 3 स्टेप बल्कि ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब स्टार्ट किया था तो कभी सोचा नहीं था कि इतना दूर तक आएंगे, पर ग्रेजुअली अपनी जर्नी में हर दफ़ा गोल एक थोड़ा ऊपर चला जाता है। पर ज़्यादा खुशी तब होती कि हम सीरीज़ जीतते, बट स्टिल इट्स अ टाई, सो इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट, बट ये क्या बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त फाइट शो की है जवेरिया ने, आलिया ने, निदान के बीच में रन्स इंपॉर्टेंट थे, बहुत दफ़ा मैच हमारे हाथ से गया, बहुत दफ़ा वापस आया, और फिर एंड पे मेरे और आलिया की क्रूशल पार्टनरशिप थी, वहाँ पे हम एक ही ओवर में दोनों आउट हुए, मेरे ख्याल से वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। फिर हमें लगा कि मैच चला गया, बट नशरा ने छक्का मार दिया और वो ऑलमोस्ट हमें मैच जिता गई थी, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा हो सकता था कि वो हमें नो बॉल भी मिल जाता, बट एक अच्छा मैच था। मैं से क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है हमारी, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। आज नज़र आया कि दोनों टीम्स ने कितना इम्प्रूव किया, तो मैच बहुत ज़बरदस्त था, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, हम ज़्यादा इन्जॉय करते कि अगर जीत जाए। ये हैं हम सबका फ़ख्र, सना मीर, पाकिस्तान की वो स्पिन बॉलर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाली बॉलर बन गई हैं, स्पिन बॉलर दुनियाई क्रिकेट की तारीख़ में, वनडे क्रिकेट में। और सना मीर साबिक़ कप्तान भी रहीं, ये वाहिद पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं जो ICC की नंबर 1 बॉलर भी रही हैं लास्ट ईयर।
तो ये आपको रुदात सुना रही थी अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ, और पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, दूसरा साउथ अफ्रीका ने जीता, तीसरा टाई हो गया, तो बड़ी इम्पॉर्टेंट विक्ट्री भी रही। और सना का अपना किरदार जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा जब इन्होंने 147वीं अपनी विकेट ली, जो कि जो स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की स्पिनर हैं अनीसा मोहम्मद, सॉरी वेस्ट इंडीज़ की स्पिनर हैं अनीसा मोहम्मद और ऑस्ट्रेलिया की लीजा स्टेल्थिका, उनको इन्होंने क्रॉस किया। तो हर तरफ से ज़ाहिर है दादो तहसीन के इनके ऊपर डोंगरे भी बरसे से आईसीसी ने ट्वीट की कि मुबारक हो सना मीर, पाकिस्तान में तो वो बहुत टॉप ट्रेंड भी रहा और सब ने इनको किया। इनकी स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। 14 साल पहले इन्होंने अपना क्रिकेटिंग कैरियर शुरू किया 2005 में श्रीलंका के ख़िलाफ़। अच्छा, एक क्रिकेटर कैसे बनी? इनका ख़ुद का ये कहना है कि मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं स्ट्रीट पे जब क्रिकेट खेलना शुरू मैंने किया तो सब अजीब सा करते थे कि लड़की कैसे खेल रही है और कैसे खेलेगी, मैं सोच सकता हूँ क्या क्या कहोगे। तो वो लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये खेलती रही। तो कह रही है कि स्ट्रीट से ग्राउंड तक और ग्राउंड से स्टेडियम तक का सफ़र और फिर पाकिस्तान की टी शर्ट पहनने तक का सफ़र जो है इनके लिए फ़ख्र है। और ज़ाहिर है इनके लिए फ़ख्र है तो हम सब के लिए ये फ़ख्र है। टेक्सला की है ना? हाँ, टेक्सला की है ना शायद? जी, एबटाबाद की। अच्छा। एबटाबाद की। इनके वालिद आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने भी इनको बहुत इनकरेज किया। तो अब इनका जो है करियर वो 14 साल पे मुहित हो गया है। आगे भी पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी कुछ लेकर के आएंगी। 2 लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने बाकायदा इन पे एडिटोरियल्स लिखे और डॉन ने अपने फ्रंट पेज पे इनकी तस्वीर लगाई। तो उसके लोगों ने अप्रिशिएट के अपनी ख़वातीन क्रिकेटर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भी उतनी ही कैपेबल हैं जितने हमारे मर्द क्रिकेटर्स हैं, लेकिन क्योंकि सारा फोकस वर्ल्ड कप की तरफ और वो सारा है, हालांकि अभी पिट रहे हैं इंग्लैंड से, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो होगा। लेकिन आप जर्मन एम्बेसी ने जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पिट रही होती है ना, तब हमें सना मीर और खवातीन की क्रिकेट टीम ज़्यादा याद आती है। हम तभी कवरेज करते हैं उनकी। सही बात। तो बाहर जर्मन एम्बेसी ने इस्लामाबाद में उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा क्यूडोस टू यू गर्ल, और मलिया लोधी और मतलब आईसीसी सब ने कहा कि यार ये दिस इज, तो जाहिर है बहुत अच्छा लगा। आई होप इनके लिए पर्सनली, क्योंकि जिस तरह मतलब आपके मेल क्रिकेटर्स को एंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स और कॉर्पोरेट फंडिंग्स भी मिलती हैं, मुझे नहीं पता किस हद तक विमेंस क्रिकेट टीम को मिलती हैं, लेकिन आई थिंक मिलनी भी चाहिए। लेकिन सना की अच्छी बात यह है कि वो कहती हैं कि मैंने एक मिसाल कायम की है कि पाकिस्तान में लड़कियां जो हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि हम लोग सब बातें ही करते रहते हैं। हाँ, दिखा दिया कि यार दिस एक बेंचमार्क सेट कर दिया। तो वेल डन सना, ट्वीट कर देना यार, वो वर्क बात कहीं नहीं। मैंने तो शो की ट्वीट में कर दिया। हाँ, इसकी बारी है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।